इस वीडियो में अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी तक डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं। वहाँ पे मैंने सभी वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अलग अलग रखा है, तो आप कभी भी जाकर आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उनको देखना। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए डेली इस चैनल पर नए नए वीडियोस आते रहते हैं। अभी जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है प्रेशर। और ये प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में जो बताया गया है उसको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपके पास दो बैग हो और दोनों बैग का वेट सेम हो, तो अगर आप ऐसे बैग को उठाओगे जिसका स्ट्रिप, ये वाला जो स्ट्रिप है जिसको पकड़ के हम लोग बैग को उठाते हैं, अगर स्ट्रिप बहुत नैरो हो, बहुत पतला हो, तो अगर हम लोग उसको उठाएंगे तो हमारे लिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रिप हमारे हाथों को ज़्यादा प्रेशराइज करता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बैग उठाएंगे जिसका स्ट्रिप थोड़ा सा फ्लैट होता है, चौड़ा स्ट्रिप वाले अगर बैग को हम लोग उठाएंगे, तो ये हमारे हाथों को कम प्रेशराइज करता है और ये हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है। हमें पता है कि हमारी धरती किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो अगर दोनों बैग का वेट सेम है तो दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई होगा। अगर इस पे 50 न्यूटन हमारी धरती लगा रही है तो इस पे भी 50 न्यूटन हमारी धरती लगाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा अलग इफेक्ट देखने को मिलता है, हमारा हाथ ज़्यादा प्रेशराइज होता है और यहाँ पे हमारा हाथ कम प्रेशराइज होता है। अलग इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसका सरफेस एरिया जो है ना बहुत कम है इस नैरो स्ट्रिप का, लेकिन ये वाला जो फ्लैट स्ट्रिप है ना उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट हमारे हाथों पे कितना पड़ेगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो है फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितने वैल्यू का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और दूसरा है द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हमारे हाथों पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका सरफेस एरिया क्या है। फोर्स का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे सही जानने के लिए इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम हमने प्रेशर दिया। प्रेशर जो है दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। प्रेशर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे बताया गया है। लिखा है द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट सरफेस एरिया पे जितना थ्रस्ट अप्लाई किया जा रहा है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, थ्रस्ट। ये थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस एरिया वी कॉल इट एज थ्रस्ट। अगर हम लोग किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट कुछ और नहीं है, फोर्स ही है, लेकिन ऐसा फोर्स जो कि 90 डिग्री एंगल पे लगता है, ऐसे फोर्स को ही हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फोर्स है जो कि 90 डिग्री एंगल पे नहीं लग रहा है, मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो इसको हम लोग थ्रस्ट नहीं बोल सकते, इसको हम लोग नॉर्मली फोर्स ही बोलेंगे। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। प्रेशर विल बी इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। मतलब अगर हमें प्रेशर फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना थ्रस्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन मान लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ऊपर 50 न्यूटन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सरफेस एरिया हमें लिखना है, जिस सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर सरफेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे 20 मीटर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 5/2, या इसको हम लोग 2.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट देखने का चीज़ है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यही यूनिट है प्रेशर का, और ये एसआई यूनिट होगा। रीज़न क्या है इसका? यहाँ पे जो हमने फोर्स का वैल्यू डाला 50 न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन हमने एसआई यूनिट लिखा था फोर्स के लिए। उसी तरह हमने एरिया का भी जो यूनिट डाला मीटर स्क्वायर, वो भी एसआई यूनिट ही है। तो ऊपर भी एसआई यूनिट, नीचे भी एसआई यूनिट, तो दोनों को मिलाकर जो यूनिट बना वो भी एसआई यूनिट ही होगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलेंगे प्रेशर का एसआई यूनिट को। इसका एक और नाम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या आप पास्कल भी लिख सकते हो। यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है कि अगर हम लोग किसी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो सॉलिड पे टेंजेंशियल फोर्स भी इफेक्ट डाल सकता है और परपेंडिकुलर फोर्स भी इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर हम लोग किसी लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करें तो वहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स। और परपेंडिकुलर फोर्स किससे एसोसिएटेड है? परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं और थ्रस्ट रिलेटेड है प्रेशर से। तो इसीलिए जब भी लिक्विड की बात आती है ना, तो वहाँ पे हम लोग लिक्विड प्रेशर की ही बात करते हैं। हम लोग लिक्विड से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग लिक्विड से लगने वाला प्रेशर कैलकुलेट करते हैं सिर्फ। लेकिन सॉलिड पे परपेंडिकुलर फोर्स यानी कि थ्रस्ट भी काम करता है और टेंजेंशियल फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स भी काम करता है। तो सॉलिड के कारण प्रेशर भी लग सकता है और साथ ही साथ फोर्स भी लग सकता है। यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको ध्यान से समझना। अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखा? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया, जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसपे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एरिया है जिसपे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, और इसका सरफेस एरिया ए है। तो इस केस में अगर हमें हमारा थ्रस्ट अगर कांस्टेंट है, थ्रस्ट ना बढ़ा सकते हैं हम लोग ना घटा सकते हैं, और उस केस में अगर हमें प्रेशर को कम करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम लोग एरिया को बढ़ा दें तो हमारा प्रेशर का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, थ्रस्ट के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन है जैसे कि 2/10 है, और अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ा दें, ये 2/20 हो जाए बढ़ के, तो फ्रैक्शन का वैल्यू जो है ना पहले से कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है ना तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम होता है। तो उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे ना तो t/a का वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। जितना a का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना t/a का वैल्यू कम होगा, और साथ ही साथ प्रेशर का वैल्यू भी कम होगा, क्योंकि t/a तो प्रेशर के ही इक्वल है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन आता है जिसमें कि हमें थ्रस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है, लेकिन हमें प्रेशर घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उससे प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रेशर जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस काम करता है। मतलब अगर ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और उसी के कारण प्रेशर काम करता है, और ये हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स को हमेशा कंप्रेस करता है। इसीलिए हमें प्रेशर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हमें प्रेशर का मैग्नीट्यूड पता है तो हम लोग आसानी से प्रेशर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ेगा, ये उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है और फोर्स के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेम साइज का सेम शेप का क्ले लेंगे 3 जगह। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सरफेस एरिया वाला वुडन ब्लॉक उस पर रख देंगे, लकड़ी का ब्लॉक उस पर रख देंगे। उसके बाद हम लोग 3 बुक लेंगे जो कि सेम साइज का हो और सेम वेट का हो, और उसको उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। जैसे उसके ऊपर रखेंगे ना तो हमें तीनों में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखे थे? थ्रस्ट बाय सरफेस एरिया होता है। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर का वैल्यू उतना ही कम होगा, और सरफेस एरिया जितना कम होगा प्रेशर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है इस वाले वुडन ब्लॉक का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रेशर सबसे कम लग रहा है तीनों में से। तो जब सबसे कम प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे सबसे कम डिफॉर्मेशन होगा इस वाले क्ले में। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग सबसे कम धंसा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सरफेस एरिया थोड़ा और घट गया। तो जैसे सरफेस एरिया घटा वैसे प्रेशर बढ़ेगा। सरफेस एरिया घटने से प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे कम है तीनों में से। तो सबसे कम सरफेस एरिया होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है तीनों केस में। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि फोर्स का इफेक्ट सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है और फोर्स के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन बताया गया है। जो कुछ भी हमने सीखा उसका हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी हमने क्या सीखा कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। एरिया के बढ़ने से प्रेशर घटता है और एरिया के घटने से प्रेशर बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे हम लोग एरिया को बढ़ाकर प्रेशर को घटाते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है,
बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील्स ऑन देयर रियर साइड। बसेस में और ट्रक्स में आप देखोगे कि पीछे के साइड में डबल व्हील होता है। इसका रीजन क्या है कि डबल व्हील होने के कारण ना जमीन के साथ कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ने के कारण ऊपर से जो सामान रखा रहता है तो उसके कारण लगने वाला प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम्स हैव वाइड बेस। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना उसका बेस को वाइड रखा जाता है, बहुत चौड़ा रखा जाता है। इसका रीजन क्या है, बेस वाइड रहेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ऊपर जितना भी वेट है उसके कारण जो लगने वाला प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह टैंक्स में और बुलडोजर्स में कैटरपिलर ट्रैक्स का यूज़ किया जाता है। ये एक बेल्ट के तरह होता है और व्हील के ऊपर लगा होता है। जब ये बेल्ट व्हील के ऊपर लग जाता है ना तो ज़मीन के साथ सरफेस एरिया कांटेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया कांटेक्ट बढ़ता है तो प्रेशर, इस टैंक के कारण जो ज़मीन पे प्रेशर लग रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस एरिया पे, और इसके कारण टैंक आसानी से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी चल पाती है। उसी तरह आप रेलवे ट्रैक्स देखोगे तो वहाँ पे भी रेलवे लाइन के नीचे बहुत चौड़े चौड़े स्लीपर्स बनाए जाते हैं, जिसके कारण से इस ट्रैक का ज़मीन के साथ कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता है और ये ट्रैक स्टेबल रह पाता है, प्रेशर को झेल पाता है। नहीं तो सरफेस एरिया कम रहता अगर यहाँ पे, तो ये जो ट्रैक है ना ज़मीन में धंस जाता आसानी से। आगे हमें दो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि हम लोग एरिया को डिक्रीज कर देते हैं और उसके कारण प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे ना, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया होता है। तो अगर हम लोग एरिया को घटाएंगे, बहुत कम कर देंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे चाकुओं में किया जाता है, नेल्स में किया जाता है और पेन्स में किया जाता है। चाकू का जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया होता है, जिस एरिया के साथ वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है, उस सरफेस एरिया को बहुत कम रखा जाता है। एक लाइन के समान ये एरिया होता है और बहुत पतला, बहुत नैरो होता है, एरिया बहुत कम होता है। तो जब एरिया बहुत कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेगा, और जिस ऑब्जेक्ट पे वो प्रेशर लगेगा वो ऑब्जेक्ट दो भागों में बढ़ जाएगा इसके कारण से। तो इस तरह से हम लोग इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करके चाकू बनाते हैं। उसी तरह से नेल्स को भी बनाया जाता है। नेल्स का भी जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया होता है ना, ये वाला, वो बहुत छोटा रखा जाता है, ताकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर से अगर फोर्स लगाए ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे और ये नेल जाके दीवार में धंस जाए। लेकिन अगर किसी वजह से नेल का ये शार्प पोर्शन टूट के हट जाता है और यहाँ पे फ्लैट सरफेस हो जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर देते हैं लेकिन ये नेल दीवार में नहीं जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ कि हम लोग ऑब्जेक्ट को शार्प बनाकर उसका सरफेस एरिया को घटा देते हैं, उसके कारण से हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक हमने प्रेशर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, हमने प्रेशर का जितना भी एग्जाम्पल देखा, सभी में प्रेशर लगाने वाला जो एजेंट था वो सॉलिड था। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है लिक्विड प्रेशर, यानी कि लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग किसी कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे तो लिक्विड के वेट के कारण एक फोर्स लगेगा उस कंटेनर के बेस पे, और वो जो फोर्स होगा ना उसी के कारण कंटेनर के बेस पे प्रेशर क्रिएट होता है। इसी को हम लोग लिक्विड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर हमें लिक्विड प्रेशर को ऑब्जर्व करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा और इसमें हमें कोई लिक्विड फिल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसमें लिक्विड फिल करेंगे ना तो लिक्विड के वेट के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा कंटेनर के बेस पे, और ये जो फोर्स होगा ना ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा, कंटेनर का जो सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक सरफेस एरिया पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर लिक्विड के कारण लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिक्विड प्रेशर बोलेंगे। अब बात आती है कि लिक्विड प्रेशर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक और लिक्विड प्रेशर। अगर एक कंटेनर में हम लोग लिक्विड को फिल कर देते हैं तो किसी भी पॉइंट पे उस लिक्विड के द्वारा लगाएगा जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक या लिक्विड प्रेशर बोलेंगे। एक्टिविटी नंबर 6 में हमने देखा था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण एक ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने प्रेशर पढ़ा लिक्विड प्रेशर, क्या इसके कारण भी किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन हो सकता है? उसी चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए एक्टिविटी नंबर 7 में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग 2 ग्लास ट्यूब लेंगे और दोनों के नीचे एक बैलून लगा देंगे। इसके बाद हमें दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें हम लोग कम पानी डालेंगे और इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे।
तो जिसमें हम लोग कम पानी डालेंगे ना उसमें वाटर का वेट कम होगा और उसके कारण कम फोर्स अप्लाई होगा, और जब कम फोर्स अप्लाई होगा तो कम प्रेशर क्रिएट होगा, और जब कम प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे कम डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, ये बैलून कम फूलेगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाले ट्यूब को देखेंगे जिसमें कि हमने ज़्यादा पानी डाला था, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी का वेट भी ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करेगा। ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उसके कारण से यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला बैलून हमें कम फूला हुआ दिखेगा, ये वाला बैलून हमें ज़्यादा फूला हुआ दिखेगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जैसे सॉलिड के कारण जब प्रेशर क्रिएट होता था और किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ जाता था, वैसे लिक्विड प्रेशर के कारण भी किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ सकता है। लिक्विड प्रेशर के डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा था कि लिक्विड प्रेशर वह प्रेशर है जो कि एक कंटेनर में रखे हुए लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे लगता है, और इस प्रेशर के लगने का कारण उसी लिक्विड का वेट होता है। बट अगर हम लोग इस लिक्विड को देखें तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। एक पॉइंट ऊपर भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या हर पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है उसका वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा? इसको समझने के लिए एक्टिविटी नंबर 8 में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे और उसमें 4 होल बना देंगे, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे और 2 होल्स बीच में हम लोग बना देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कलरफुल वाटर रखेंगे। कलरफुल वाटर इसीलिए ताकि हमें देखने में आसानी हो। जब हम लोग इसमें वाटर रखेंगे तो चारों होल से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि सबसे नीचे वाला होल से जो वाटर निकलेगा ना वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, और सबसे ऊपर वाला जो होल है उससे जो वाटर निकलेगा सबसे कम दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। उसी प्रेशर के कारण ना पानी निकल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर तो लगता है, लेकिन हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल नहीं होता है। अगर हम लोग टॉप लेयर पे देखें ना तो इस लेवल पे प्रेशर सेम होगा। इस लेवल पे जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर सेम लिक्विड है, इतने ही लिक्विड का वेट ना उस पर प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर हम लोग सबसे नीचे वाला लेवल देखें, इस वाले होल के नीचे वाला लेवल, तो इसके ऊपर ना इतना वाटर है, इतने वाटर का फोर्स ये लग रहा है यहाँ पे। तो इतने वाटर का फोर्स जो इस वाले लेवल पे लग रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा होगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम लोग वाटर का हाइट को बढ़ाएं तो बॉटम पे लगने वाला प्रेशर इंक्रीज होगा, इस लेवल पे लगने वाला प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर का जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ना वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और वाटर का वेट भी बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने हाइट का लिक्विड है। ये जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस हाइट के। हाइट जितना ज़्यादा होगा प्रेशर का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। लिक्विड प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए डू यू नो में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल में बोला जा रहा है कि जैसे अगर हम लोग अपना डेप्थ बढ़ाते हैं, किसी समुद्र में अगर हम लोग जाएं और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे हमारे ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो वाटर है उसका हाइट भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे। वैसे ही जब सबमरीन पानी के अंदर चलती है ना, सबमरीन हम लोग बोलते हैं पानी के अंदर चलने वाले जहाज को, तो सबमरीन जब ऊपरी लेवल पे रहेगी तो सबमरीन के ऊपर जो पानी है उसका हाइट कम होगा, और जब पानी का हाइट कम होगा तो पानी का वेट भी कम होगा और वो कम प्रेशर लगा पाएगी। लेकिन जब सबमरीन डेप्थ में चली जाएगी, गहरे पानी में चली जाएगी, तो उसके ऊपर के पानी का जो हाइट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पानी का हाइट जब इंक्रीज़ होगा, पानी का जब हाइट इंक्रीज़ होगा तो पानी के कारण लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, और जब फोर्स इंक्रीज़ होगा तो इस सबमरीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगेगा जैसे वो डेप्थ में जाएगा। तो इसी बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए सबमरीन का जो वाल होता है वो बहुत मोटा बनाया जाता है। अगर मोटा वाल नहीं बनाया जाएगा तो जैसे सबमरीन निचले लेयर पे जाएगी ना वैसे सबमरीन में पानी घुसने लगेगा, उसका वाल ही टूट जाएगा। एक्टिविटी नंबर 9 में एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम लोग वाटर को एक कंटेनर में रख देते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग प्रेशर को मेज़र करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू सेम आएगा। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में पानी लेंगे और सेम हाइट के ऊपर 2 तरफ से होल बना देंगे। जब होल हम लोग बनाएंगे ना तो दोनों होल से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जो पानी होगा ना सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा दोनों साइड। इधर अगर d डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है तो
तो इधर भी d डिस्टेंस पे ही जाके पानी गिरेगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऊपर होल बनाते तो ये जो पानी है थोड़ा पहले ही गिर जाता, और उतने लेवल पे अगर हम लोग इधर भी होल बनाते ना तो वो पानी भी उतने दूर गिरता जितना दूर इधर गिरा है। अगर ये x डिस्टेंस पे इधर गिरा है तो ये भी x डिस्टेंस पे ही गिरता। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम लोग स्टैटिक वाटर में देखें तो एक पर्टिकुलर लेवल पे हर एक पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे डू यू नो में लिक्विड प्रेशर के बारे में बताया गया है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो इसका इफेक्ट हमें इसी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इस डायरेक्शन में इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है और इस डायरेक्शन में हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एक लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करें ना इस डायरेक्शन में तो उसका इफेक्ट हमें हर डायरेक्शन में इक्वल देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट हर डायरेक्शन में, ये प्रेशर जो होगा ना हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। लिक्विड के इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हाइड्रोलिक जैक्स बनाए जाते हैं और हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाए जाते हैं। हाइड्रोलिक जैक और ब्रेक क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। पाइप में हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड को फिल कर देते हैं। मान लेते हैं ये पाइप है और इसमें लिक्विड को फिल कर दिया गया, कोई लिक्विड इसमें भर दिया गया। अगर हम लोग यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो उतना ही प्रेशर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम लोग इसी को यूज़ करके ब्रेक लगाना चाहें अपने गाड़ी में तो ब्रेक लग सकता है। गाड़ी के व्हील में ब्रेक शू होता है जो कि जैसे गाड़ी के व्हील में टच होता है वैसे ब्रेक लग जाता है। तो इसको अगर पुश कर दिया जाए इसी प्रेशर को यूज़ करके तो ब्रेक लग जाएगा। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। उसी तरह से एक पाइप में लिक्विड को भर के अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उठाना चाहे, लिफ्ट करवाना चाहे, तो यहाँ से हम लोग प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट होके यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो ऑब्जेक्ट उठ जाएगा। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है और हाइड्रोलिक जैक काम करते हैं। हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करके हम लोग गाड़ियों को उठाते हैं। जैसे टायर पंक्चर हो जाता है कभी कभी तो टायर को खोलने के लिए पहले गाड़ी को तो उठाया जाता है जैक के थ्रू, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक जैक काम करता है। अब आते हैं लिक्विड प्रेशर के सबसे अंतिम टॉपिक पे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का 4 मेन प्रॉपर्टीज़ है जो कि 4 पॉइंट्स में यहाँ पे दिया गया है। चारों को एक एक करके रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा वो उस कंटेनर के बॉटम एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 2 कंटेनर हम लोग ले लेते हैं, एक का बॉटम एरिया कम है और एक दूसरा कंटेनर हम लोग ले लेते हैं जिसका बॉटम एरिया ज़्यादा है, ठीक है। दोनों में अगर हम लोग समान लेवल वाटर फिल कर दें, सेम लेवल पे वाटर अगर हम लोग फिल कर दें तो एक लेवल पे जो प्रेशर लगेगा ना सेम लेवल पे दोनों में सेम होगा। अगर यहाँ पे P प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे भी P प्रेशर लगेगा। यहाँ पे एरिया अलग अलग है ना, यहाँ पे एरिया छोटा है, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बड़ा है। इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं और A2 जो है वो ग्रेटर देन A1 है। लेकिन यहाँ पे एरिया पे ये प्रेशर लिक्विड प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। एरिया चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक लेवल पे, एक सर्टेन लेवल पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा दोनों केस में। लिक्विड प्रेशर का दूसरा प्रॉपर्टी है लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। अगर एक कंटेनर में लिक्विड भरा गया है और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रेशर फाइंड करना है तो वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला तो फैक्टर है कि जो उसमें लिक्विड भरा गया है उसका डेंसिटी क्या है। अगर वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड अगर उसमें भरा गया है तो उस पॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गाढ़ा लिक्विड का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका हाइट अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट का वेट भी ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेगा। और अगर हाइट कम है तो उस पॉइंट पे प्रेशर कम अप्लाई होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है लिक्विड एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर ऑन ऑल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड को रख देना तो वो जो लिक्विड होगा ना वो कंटेनर के हर एक वाल पे समान प्रेशर अप्लाई करेगा। ये नीचे वाले वाल पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर वाले वाल पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर वाले वाल पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड को एक कंटेनर में रख देना तो सॉलिड सिर्फ उसके बॉटम पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर या इधर वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब जो लिक्विड प्रेशर का सबसे अंतिम प्रॉपर्टी है उसमें लिखा है एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर में भरे हुए लिक्विड पे
प्रेशर अप्लाई करे बाहर से, फोर्स अप्लाई करे उस पर, तो उस केस में जो प्रेशर हम लोग दे रहे हैं ना, वो बराबर मात्रा में लिक्विड के हर एक भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो हर वाल पे बराबर मात्रा में प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ तक हमने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पे हमने सॉलिड्स की हेल्प से प्रेशर को समझा। उसके बाद हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया। अब जो टॉपिक्स बचा हुआ है ना, वो एयर प्रेशर से रिलेटेड है। तो सभी बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, तो इस वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का PDF जब अवेलेबल होगा तो उसको आप हमारे वेबसाइट davguru.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी PDF मेरे पास अवेलेबल होता है उसको डाउनलोड करने का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।